नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। दुनिया के कई प्रमुख नेताओं ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। चीन के सिनेमाघरों में पहली एआई एनिमेटेड चीनी फिल्म। छुट्टियों की खरीदारी ने बढ़ाया अमेरिकी परिवारों का कर्ज। अब समाचार विस्तार से। चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों के प्रमुख नेताओं ने नए साल के मौके पर शुभकामनाएं दी। इन संदेशों में शांति, विकास और आपसी सहयोग की उम्मीद जताई गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को अपने बधाई संबोधन में देश की प्रगति पर रोशनी डालते हुए जनता की सुख और समृद्धि को प्राथमिकता माना। उन्होंने कहा कि चूंकि 2026 में 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होगी, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने, सभी क्षेत्रों में सुधार और खुलेपन को और गहरा करने, सभी के लिए समृद्धि लाने और चीन के चमत्कार की कहानी में एक नया अध्याय लिखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2026 खुशियों, उम्मीदों और सफलताओं से भरा हो और सभी स्वस्थ रहें। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया कि 2026 अच्छा साल होगा और पिछले साल लिए गए फैसलों का असर दिखेगा। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों की हिम्मत और साहस की सराहना करते हुए कहा कि रूस हर मुश्किल को पार करेगा। चीन ने स्टील इंडस्ट्री में एक बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण चीन के क्वांगतुंग प्रांत के चानचियांग शहर में देश की पहली मिलियन टन के करीब जीरो कार्बन स्टील प्रोडक्शन लाइन पूरी क्षमता से शुरू हो गई है। इस नई लाइन में हाइड्रोजन आधारित रिडक्शन और इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कोयले की जगह हाइड्रोजन मुख्य ईंधन है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में 50 से 80% तक की कटौती हो रही है। चीन पाओवू स्टील ग्रुप के मुताबिक ये प्रोजेक्ट हर साल 31 लाख टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन घटाएगा, जो करीब 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल बचाने जैसा है। चीन की बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शानदार प्रगति की है। चीन सरकार के अनुसार इस सेक्टर का कुल आकार 1.1 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है। बायो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 70% से ज्यादा है। चीन अब बायो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 20% से ज्यादा ग्लोबल पेटेंट आवेदन करता है। इस दौरान कई नेशनल लैब, इनोवेशन प्लेटफॉर्म और देसी हाईटेक उपकरण इंडस्ट्री में उतारे गए। साथ ही 10 अरब युआन से ज्यादा सालाना कमाई करने वाली कई मजबूत कंपनियां भी उभरी हैं। चीन की पहली पूरी तरह एआई टेक्नोलॉजी से बनी एनिमेटेड फिल्म द रीयूनियन जर्नी की पेचिंग में टेस्ट स्क्रीनिंग हुई। फिल्म दो पांडा भाई बहन की कहानी दिखाती है, जिनका बिछड़ना और फिर मिलना परिवार और जुड़ाव का संदेश देता है। दर्शकों को पांडा किरदारों के बालों की डिटेलिंग और चेहरे के हाव भाव काफी पसंद आए। ये फिल्म चाइना मीडिया ग्रुप और पेचिंग न्यू फिल्म यूनियन ने मिलकर बनाई है। खास बात यह है कि एआई की मदद से एनिमेशन फिल्म बनाने का समय 3 से 5 साल से घटकर सिर्फ 1 साल रह गया है। एक सर्वे के मुताबिक इस साल छुट्टियों की खरीदारी के दौरान 37% अमेरिकी नागरिकों का कर्ज बढ़ गया है। ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म लैंडिंग ट्री के अनुसार औसत हॉलिडे डेट बढ़कर $1,223 हो गया, जो पिछले साल $1,181 था। सर्वे में सामने आया कि बड़ी कीमतें और टैरिफ घरेलू बजट पर दबाव डाल रहे हैं। 63% लोगों को उम्मीद है कि कर्ज चुकाने में 3 महीने से ज्यादा लगेंगे, जबकि 41% लोग अब भी पिछले साल का कर्ज चुका रहे हैं। 20% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों ने चिंता और बढ़ा दी है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में चीन के नेताओं ने साल 2026 की दिशा साफ कर दी है। इस बैठक में 15वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2026 से 2030 तक की तैयारी की नींव रखी गई और 2026 के लिए सरकार की प्राथमिकताएं बताई गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई में हुई इस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मकसद है देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ाना और अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाकर बाहरी चुनौतियों से निपटना। सरकार ने साफ कहा कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ज्यादा खर्च किया जाएगा, नीतियों में ढील दी जाएगी, नई तकनीक और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की खरीदारी की ताकत बढ़ाने पर जोर रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है जेएनयू की प्रोफेसर और नेशन स्टेट डायलॉग की फाउंडर डॉक्टर गीता कोचर।
मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि चाइना के सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस का साल 2026 के लिए सबसे बड़ी सोच क्या है और चीन अब किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है? अच्छा, मैंने जब ये कॉन्फ्रेंस का देखा है तो मुझे इसमें 2 शब्द जो हैं बहुत महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। एक तो गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और दूसरा एफिशिएंसी। तो मुझे लगता है कि ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कि पूरे इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके अलावा अगर देखें, चीन अब एक नए विकास चालकों की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए वो इनोवेशन ड्रिवन डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ रहा है। और उसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 चीजें और जो महत्वपूर्ण मुझे लगी वो थी कि डोमेस्टिक डिमांड को जो है उसको बढ़ाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया है। और ये चाह रहे हैं कि इससे क्या करें कि अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको थोड़ा सा मजबूत करें। इसकी ज्यादा आवश्यकता मुझे नजर आ रही है। तो एक तरह से जो पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट थी उसको अब डोमेस्टिक मार्केट की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। एक तरह का ये चेंज मुझे इसमें इस कॉन्फ्रेंस की उससे नजर आ रहा है। मैम, चाइना का सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस देश के आर्थिक विकास को कैसे आकार देगा? हाँ, तो अब ये जो मैंने बातें 2 बोली, मतलब कि क्वालिटी और एफिशिएंसी, इन सबको लेते हुए डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक मार्केट को जैसे ये मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसी के चलते अगर आप देखेंगे तो ये आर्थिक विकास को एक मजबूत घरेलू बाजार, जिसे कि हम डोमेस्टिक मार्केट बोल रहे हैं, उसको बढ़ावा देगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसमें एआई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके ऊपर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और रिफॉर्म्स को डीपन करने की बात की जा रही है। तो अगर रिफॉर्म्स डीपन होते हैं तो एक नया आकार, जिसे बोलते हैं आप, एक नया ढांचा तैयार होगा इकोनॉमी का। और तकनीकी आत्मनिर्भरता पे बात की जा रही है। ग्रीन ट्रांजिशन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे सभी देशों के लिए, चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसकी बात की जा रही है। और मेरे हिसाब से ये होगा कि जो रोजगार हैं उनकी स्थिरता पर को सुनिश्चित किया जाएगा। मैम, चीन की ये 2026 वाली आर्थिक रणनीति भारत के लिए क्या संकेत देती है और भारत इससे क्या सीख सकता है? हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे देश चीन की ओर देखते हैं कि चीन ने कितनी प्रगति की है। भारत भी इसको देखता है। भारत में भी इस बारे में बहुत चर्चा होती है कि क्या ऐसे आर्थिक व्यवस्था चीन में है जो कि भारत में लाई जा सकती है। उसके चलते ये वाला जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको अगर हम लोग देखें तो उससे भारत को एक संकेत तो ये मिलता है कि बुनियादी जो ढांचे हैं उसका विस्तार किया जाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जोर दिया जाए और विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि भारत को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा उत्पादकता, शासन में सुधार लाना, निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देना, ये सब बहुत ज्यादा केंद्रित समस्याएं हैं जिनके ऊपर भारत को ध्यान देना होगा, ताकि चीन के जो भी असंतुलन हुआ, हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं या इम्बैलेंसेस हैं पुअर और रीजन्स के बीच में, उन सब से भी बचा जा सके। और जो भी वैकल्पिक रूप में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसका जो है फायदा भारत ले सके। इसके अलावा मुझे लगता है कि भारत को अपनी योजनाओं में एक सामाजिक कल्याण और जो पर्यावरण है उसकी स्थिरता के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो कि कई लोगों ने बोला कि जो चीन ने जो भी अपनी आज की जो उसका सक्सेस है उसके पीछे कुछ ऐसा है कि ह्यूमन कॉस्ट बहुत रहा है, एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत रहा है। इन सब चीजों से जो है भारत को बचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसी क्योंकि आज मैंने आपको बोला कि वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे जो है भारत बहुत कुछ सीख सकता है कि हमें भी ऐसी ही योजना बनानी है जिससे हम लोग प्रगति कर सके और वो एक संतुलित प्रगति। मैम, ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना को आप किस तरह से देखती हैं? चीन की जो 15वीं पंचवर्षीय योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक कच्चे विकास से हटकर प्रौद्योगिकी आधारित आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की ओर केंद्रित करती है, जिसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उन्नत विनिर्माण है, रणनीति पर क्षेत्रों में नवविचार यानी कि इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जो मिडिल इनकम ट्रैप है उससे बचने का एक सही तरीका है, एक मापदंड है।
क्योंकि बहुत लोग ऐसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है इन सब चीजों पे, तो ये बोलते थे कि चीन भी जो है एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा और लेबर इकोनॉमी से जब वो हाईटेक इकोनॉमी की तरफ बदलाव में जाएगा तो ये बदलाव उसके लिए आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि 15 वर्षीय जो योजना है इसमें इस चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो दिया गया है ताकि विदेशी जो प्रौद्योगिक हैं उन पर जो निर्भरता है इनकी, जो भी बाहर की कंपनी है उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा निर्भर थे, उससे बचा जा सके अब और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये योजना बाजार में जो सुधार हैं उनके ऊपर भी बहुत केंद्रित है, उसको भी संतुलित करने में बहुत ज्यादा काम करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि चीन जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्टिव हाई क्वालिटी प्रोडक्शन जो है उसके ओर बढ़ रहा है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल एक मॉडल होगा, जो कि बहुत लोग उसको देखना चाहेंगे कि ये मॉडल कैसे बना है। और इससे क्या है कि जो स्ट्रक्चरल मुद्दे हैं उनको हम लोग उनके ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ये एक चीन का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मुझे लगता है इसी पे वो लोग ज्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।